हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज एक नए निबंध को सीखेंगे और ये निबंध जो है ये नारी के ऊपर है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे निबंध तो आप लोग क्या करेंगे, इस निबंध को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, किस पे निबंध लिखना है। तो टॉपिक हमारा है राष्ट्र निर्माण और नारी, मतलब राष्ट्र के निर्माण में नारी की क्या भूमिका रही है और राष्ट्र निर्माण में नारी की किन शक्तियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, नारी कैसे कैसे हमारी मदद करती है। तो आइए पहले देखते हैं अपने इस टॉपिक के निबंध की शुरुआत को। शुरुआत में हम लोग भूमिका लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंट्रो वगैरह देते हैं, है ना। तो आइए चलिए थोड़ा सा कर्सर पतला कर लेता हूं। अब देखो, भूमिका राष्ट्र निर्माण और नारी क्या है, तो इसकी भूमिका में है राष्ट्र निर्माण में हर वर्ग का योगदान आवश्यक है ना। यानी कि जब देश को बनाया जाए, देश को आगे तरक्की पे ले जाया जाए, तो हर वर्ग, अमीर गरीब छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर किसी को योगदान देना चाहिए, है ना। लेकिन नारी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुरुष की जितनी भूमिका है उससे भी ज्यादा नारी की भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में। नारी केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज और देश की प्रगति की आधारशिला भी है। जब समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलता है तो राष्ट्र अधिक सशक्त और समृद्धि बनता है। बोल रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह से हर वर्ग की ज़रूरत होती है, उससे भी ज़्यादा बाबू नारी की ज़रूरत हमें होती है राष्ट्र के निर्माण में। क्यों? क्योंकि नारी के पास मर्दों से ज़्यादा जो होती है सहनशीलता, ममता, करुणता, ये सब चीज़ें पाई जाती है ना। वही बोल रहा है कि नारी को जो हम लोग अभी सिर्फ एक घर में कैद करके रखने का सिस्टम बना चुके हैं कि घर में ही रहेगी, घरेलू काम ही करेगी, है ना, समाज के काम में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा, तो ये जो है गलत चीज़ है। बल्कि हमें उसे समाज और देश की प्रगति में भी शामिल करना चाहिए नारियों को, है ना। जब कोई देश नारी को समान अधिकार और सम्मान देता है तो वो देश और ज़्यादा तरक्की करती है। ठीक है, आइए नारी की भूमिका क्या है बाबू, देखिए। तो नारी की भूमिका देखो क्या है, परिवार निर्माण। नारी परिवार की पहली क्या होती है, नारी परिवार की पहली शिक्षक होती है ना। वह बच्चों को संस्कार, नैतिकता और शिक्षा देती है जिससे भविष्य के नागरिक तैयार होते हैं। देखो, बोला जाता है ना, माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है ना। अगर बच्चे को चलाना सिखाना है, बच्चे को खाना सिखाना है, बच्चे को बोलना सिखाना है, तो इन सब में जो सबसे पहली भूमिका निभाती है वो हमारी घर की माएँ निभाती है ना। और हमारे घर के जो औरतें होती है जैसे कि माँ, दादी, नानी, चाची, काकी, ये सब जो है, इन लोगों का योगदान होता है एक बच्चे को परवरिश करने में। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं, लेकिन जो अच्छे से परवरिश होती है वो माँ की निगरानी में होती है, घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी निगरानी में होती है ना। तो वही बोलती है कि नारी की जो भूमिका है वो एक परिवार को निर्माण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका है। अगर नारी अच्छे से किसी परिवार को चला रही है तो वो परिवार काफ़ी ज़्यादा समाज में सम्मानित रहता है ना बाबू। बताओ ना, अगर बच्चे को पढ़ना है, लिखना है, खाना पीना है, हर कुछ सिखाता कौन है, तो घर की माएँ सिखाती है, घर की बहनें सिखाती है ना। वही बोल रहा है कि परिवार की जो पहले शिक्षक होती है वो क्या होती है, नारी होती है। वही बच्चे को संस्कार देती है, बोलने का तरीका सिखाती है, उसे समाज में रहने के तौर तरीकों को सिखाती है ना। आइए शिक्षा और स्वास्थ्य में नारी की भूमिका देखिए। एक शिक्षित महिला
पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, साथ ही वह परिवार के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान रखती है ना। अब देखिए बाबू, घर में जो स्वास्थ्य का मामला और शिक्षा का मामला, तो उसमें नारी की भूमिका होती है। मैंने बताया ना शिक्षा पे, ठीक है। तो स्वास्थ्य में नारी की भूमिका कैसे है बाबू, घर को स्वस्थ रखने में नारी की भूमिका कैसे? तो देखो, घर की जो काम काज होते हैं बाबू, वो तो नारी करती ही है। घर में देखते हो बच्चे लोग क्या करते हैं, जहाँ तहाँ कपड़े फेंक दिए, गंदगियाँ फैला दी हैं, तो उसे क्या करती है, साफ सुथरे जो करती है वो कौन करती है, नारी करती है ना। तो उसी तरह से अगर नारी को देश के लिए भी अगर लाया जाए, देश को भी अगर स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए नारी को आगे लाया जाए, तो वो अपने देसी नुस्खे निकालेंगी, अपने छोटे छोटे तौर तरीकों को निकालेगी और देश को स्वस्थ और साफ रखेंगी, जिस तरह से वो अपने घर में रखती है ना। एक बात बताओ, पुरुष अगर घर में खाना बनाता है, देखो बनाता है, अच्छा बनाता है, ठीक है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन नारी जो होती है जब खाना बनाती है तो वो और अच्छा बनाती है ना। लोग अब आप बाहर जाते हो तो क्या बोलते हैं, अरे भाई होटल में जितना भी खाना खाते हो यार, घर का खाना जो है वो घर का खाना है, माँ के हाथ का खाना जो है माँ के हाथ का खाना है, बोलते हो ना, है, क्योंकि वो जो खाना बनाती है वो टेस्टी होती है और उसके साथ साथ पौष्टिक भी होती है ना। तो उसी तरह से अगर नारी को हमारे समाज आगे लाए स्वास्थ्य के मामले में, तो नारी उसमें भी अच्छी भूमिका निभाएगी। अब जैसे मान के चलो एक आदमी किराने का दुकान संभाल रहा है, छोटा दुकान, फिर उसको थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदारी दिया जाए तो उसे भी अच्छे से निभाएगा, है ना। तो उसी तरह नारी के अंदर जो घर के काम काज है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम होता है। एक पुरुष को अगर दे दिया जाए बच्चे को पढ़ाने के लिए तो वो ढंग से नहीं पढ़ा पाता है। मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत से पेशेंट्स नहीं, अगर छोटे बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो मैं उठ जाऊँगा, चिड़चिड़ा जाऊँगा। लेकिन देखोगे एक लेडी टीचर अगर है, लेडी मैम है, तो वो बच्चे को बड़े अच्छे से पढ़ा देगी, बहुत अच्छे से समझा देगी, बहुत अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगी। आप देखते होंगे कि जो आपके आंगनबाड़ियाँ हैं उनमें महिलाओं को रखा जाता है, पुरुषों को नहीं, है ना। फिर जो प्राइवेट स्कूल में अभी जो चलता है, ठीक है, क्या बोलता है, प्री स्कूल, ठीक है, फिर किडन गार्डन स्कूल, ये सब जो स्कूल है इनमें कौन होती है, तो महिलाएं होती है। क्यों? कि उनमें पेशेंस होती है, ममताएं होती है ना। आइए आर्थिक योगदान देखो, आधुनिक समय में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, उनके आर्थिक योगदान से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है ना। अब देखो आज के समय में ना महिलाएं जो है हर जगह पे काम करती है। अभी देखो घरों में महिलाएं क्या करती है, सिलाई का काम करके घर में थोड़ी बहुत योगदान देती है ना। सिलाई का काम करती है, फिर उसके बाद बहुत से देखो मेहंदी डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू कर दी है ना। शादी वगैरह लगाने का काम है तो उसमें भी महिलाएं योगदान देती है अपनी, है ना। हर छोटे छोटे कामों में महिलाएं अपना योगदान दे रही है, ठीक है। तो जिस तरह से वो अपने घर को एक अच्छी आर्थिक स्थिति में लाना चाहती है। अब देखो आप लोगों को ना, पुरुष जितना पैसा अच्छे से नहीं बचा पाएंगे ना, महिला लोग बड़ी हेवी पैसा बचा पाती है। देखो आप लोग मम्मी को क्या करेगी कि अगर पापा 100 रुपया दिए ना तो उसमें क्या करेगी, 80 का सामान ली, 20 रुपया खोछा आंचल में बांध करके रखेगी या फिर कहीं पे छुपा करके रखेगी, जमा करके रखेगी, ताकि आगे फ्यूचर में काम दे, है ना। तो ये क्या है, अगर आर्थिक योगदान में भी महिलाओं का योगदान होता है ना। समझ में आई बात। उसी तरह से आप देखते होंगे अभी जो महिलाएं हैं हर जगह पे काम कर रही है, शिक्षक बन करके है, डॉक्टर बन करके है ना। हर फील्ड में महिलाएं अब आगे आ रही हैं, ठीक है। उन्हें और हमें क्या देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, है ना। समाज में उन्हें और जगह देनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते क्या है, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में महिलाओं का क्या भूमिका, देखो महिलाओं ने शिक्षा, समाज सुधार और महिला अधिकारों के क्षेत्र में क्रांति लाई है। उनके प्रयास समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाते हैं। अब देखिए आप लोगों को बताऊं तो देखिए शिक्षा, समाज सुधार और बहुत से अधिकारों में महिलाओं का योगदान तो रहा है बाबू। आज से सैकड़ों साल पहले बाबू क्या था, महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, है ना। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। महिलाएं अगर पढ़ने जाती थी तो उन्हें लोग क्या करते थे, मारते थे, गाली गलौज करते थे, ठीक है, घर में बंद करते थे। लेकिन एक महिला जो थी, भारत की जो एक महिला थी, क्या नाम था उनका,
बताएं तो आप, क्या नाम था? ज्योतिबा फूले, है ना। उन्होंने क्या किया कि एक वो शिक्षक बनी और आकर के गांव के सभी लोगों को, महिलाओं को आगे सामने लाई और पढ़ने के लिए उन लोगों ने उत्तेजित किया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था बाबू। ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और सॉरी, ज्योतिबा फूले नहीं, क्या बाई नाम था यार, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ठीक है। क्या नाम था उनका? बाई कुछ करके नाम था, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बहुत से उन लोगों को जब वो बाहर निकलती थी पढ़ाने के लिए ना, तो लोग उस पर कीचड़ डालते थे, पत्थर से मारते थे। तो घर से क्या करती थी वो, 2 साड़ी लेकर के जाती थी, एक पहन करके और एक अपने बैग में लेके जाती थी, झोला में। जब वो पहुंचती थी स्कूल, अपना जो स्कूल चला रही थी, वहाँ पहुंच करके फिर वो साड़ी को चेंज करती थी और फिर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ाती थी, ठीक है। तो उनका योगदान है कि आज महिलाएं हमारी समाज में पढ़ रही है ना, है कि नहीं। फिर अभी अब देखिए हमारे देश की जो बहुत से रेसलर है, ठीक है, फिर धावक है, बॉक्सर है, ये सब क्या है, महिलाएं आ रही है और लोगों को उत्साहित कर रही है ना। तभी ना महिलाएं सामने आकर काम कर रही है। कोई एक महिला ही शुरुआत करती है और उनकी संघर्ष हर महिलाओं को उत्तेजित करती है कि नहीं। अब देखिए राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं का क्या भूमिका है बाबू। तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वे ना केवल नेतृत्व कर रही है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। अच्छा देखिए, राजनीतिक में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा छूट दिया जा रहा है। पहले ज़्यादा राजनीतिक में उन लोगों को नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी के दौर में राजनीति में भी महिलाओं को सामने किया जा रहा है। हमारी सरकार बहुत से उन्हें मौके दे रही है ना। आज आप देखते होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज जो होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, महिलाओं को मुखिया के पद पर, सचिव के पद पर, सरपंच के पद पर खड़े कर रहे हैं लोग, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है ताकि आप आइए सामने से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जो महिलाएं हैं वो रिमोट कंट्रोल हो जा रही है। उन्हें सम्मान तो दिया जा रहा है लेकिन रिमोट कंट्रोल हो जा रही है वो ना। आप बहुत से मैं देखा हूँ अपने भी बहुत से पंचायतों में कि महिलाओं को खड़ा तो कर दिया जाता है लेकिन उन्हें समाज में आकर के काम करने नहीं दिया जाता है। या तो उसके हस्बैंड्स काम करेंगे या फिर कोई और जो उन्हें खड़ा करता है वो काम करते हैं। तो उस वजह से बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जिनके समाधान वो नहीं कर पाती हैं। अगर जो महिलाएं सामने मुखिया बनी हैं वो अगर समाज में आकर के काम करें तो वो बहुत अच्छा काम करके जाएंगी, है ना। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। और अगर आपके पंचायत में ऐसा कोई है तो आप क्या करेंगे, सीधा मुखिया जी से मिलेंगे, है ना। मुखिया जी से ना, मुखिया जी को भाव मत देना, बोले हम उनको वोट दिए हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो काम करेंगी, ठीक है। अगर उन्हें नहीं आता तो उन्हें आप जा करके थोड़ा मदद कीजिए, सिखाइए, है ना। एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप लोगों को ये करना तो चाहिए बाबू, है ना। आइए, ये थी इनकी भूमिकाएं। आइए चुनौतियां क्या क्या है देखिए बाबू, इन लोगों की चुनौतियां क्या क्या है। तो हालांकि नारी आज भी कई समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, घरेलू हिंसा और असमानता। इन समस्याओं का समाधान किए बिना नारी की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। देखो बहुत से लोग आ रहे हैं सामने, लड़ रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को यहाँ पे ला, समाज में ला करके प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनके देख करके बहुत सी महिलाएं आ रही हैं, बहुत सी महिलाएं आना चाहती हैं, लेकिन बहुत से लोगों के जो तुच्छ सोच की वजह से, बहुत से गलत सोच भी होती है, ठीक है, कि अगर महिलाएं अगर समाज में जाएगी तो हमारा संस्कृति का क्या होगा, हमारे संस्कार का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपको अपने संस्कार पे भरोसा है, तो आपको सामने वाले पे भी भरोसा करना चाहिए कि वो आपके संस्कार की, आपकी संस्कृति की कदर करेगी, है ना, कदर करेगी। तो क्या होता है, लैंगिक भेदभाव हो जाता है ना, कि तुम महिला होकर के हम लोगों के सामने में पंचायत करोगी। मैं देखा हूँ हमारे गांव की एक नारी थी जो पंचायत में आई थिंक सचिव थी, ठीक है। वो पंचायत में क्या करती थी, आकर के पंचायत में जब बैठती थी पंचों के बीच में, तो उससे पे लोग बहुत से गंदे गंदे कमेंट्स क्या करते थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
लेकिन उनके बारे में बहुत से गंदे गंदे कमेंट्स होते थे, टिप्पणियाँ क्या करते थे कि हाँ भाई ये औरत होके ये कर रही वो कर रही, मतलब कि एक हद से, मतलब जो बोल सकता है ना तुच्छ किस्म का इंसान होगा वैसा शब्दों का इस्तेमाल किया करता होगा, और वैसे वैसे उन पे कमेंट किया जाता था। लेकिन आज वो महिलाएं अपने संघर्ष की है वो, और आज हमारे गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में से अगर मैं मानता हूँ तो उन्हें मानता हूँ, हमारे गांव के पूरी पंचायत में उन्हें मैं मानता हूँ। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव कर देता था कि महिला होकर के हम मर्दों के बीच में बैठेंगी, बीच में हमारे समाज में आकर के ये पंचायत करेगी, ऐसा होता था बाबू उनके साथ। और भी बहुत से महिलाओं को अशिक्षा का शिकार होना पड़ता है। अभी भी के दौर में भी मैं देखता हूँ कि लोगों को क्या करता है कि हाँ भाई बच्ची है ना, कितना, हाँ क्लास 10 तक पढ़ ली, हाँ पढ़ लिया, क्या दिक्कत है, कौन सा मरे जा करके इसको नौकरी करना है, जा करके घर में तो रोटी ही बनाना है, तो नहीं ज़्यादा पढ़ेगी, 10 तक पढ़ लिया, लिखना पढ़ना आ गया, हाँ ठीक है बस हो गया, उतना ही करा करके छोड़ दो। तो अशिक्षा का शिकार हो जा रही है हमारी महिलाएं, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है ना। घरेलू हिंसा के शिकार भी होती है। हमारे जो शिक्षक थे उनकी जो एक बहन थी, उनको क्या किया गया था कि दहेज के चलते जिंदा जला दिया था। बताइए, अभी के दौर में भी ऐसा होता है यार। अब वो जलाने वाला इंसान को सोचना चाहिए कि उसके घर में भी बेटियां होगी, अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो तब वो क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे हिंसा का शिकार भी होती है हमारे घर की महिलाएं, समाज की महिलाएं। तो ये इनकी चुनौतियां होती है बाबू। महिलाएं अगर समाज में आकर के अपने आप को एक्टिव कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पथ आसान है। उनकी पथ पे हर कदम कदम पे रोड़े, हर कदम कदम पर ने शोले और कांटे बिछे हुए हैं। मर्दों की गंदी सोच, पुरानी ख्यालात के वजह से, और महिलाओं के भी अंदर कुछ चीज़ें है बाबू, है ना। आइए, नारी सशक्तिकरण के उपाय क्या है। नारी सशक्तिकरण के उपाय, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, है ना। जब सरकार नौकरी वगैरह निकाले तो उसमें बराबरी का हक दे, है ना, कि अगर 5,000 सीट लड़कों के लिए निकली है तो 5,000 सीट लड़कियों के लिए निकले, है ना, ताकि लड़कियां भी आकर के सामने करें, है ना। अभी बहुत से जॉब में हुआ है ऐसा चीज़ें, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सरकार नहीं काम कर रही है, लेकिन ईमानदारी से तो नहीं कर रही है, हर किसी को पता है, और हर गवर्नमेंट ऐसा ही करता है, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून लागू करना, है ना। अब जैसे कि बहुत से चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सरकार जो है एक हर क्या बोल सकते हैं 1000% जो है असफल है इस नारे को पूरा करने में। ना तो बेटी को वो सही से पढ़ा पा रहे हैं और ना ही बेटी को वो बचा पा रहे हैं। एजुकेशन महंगा करके पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और समाज में हो रहे हिंसा का शिकार जो हो रही है हमारी घर की बहन बेटियां, उससे भी सरकार बचा नहीं पा रही है। सिर्फ कानून लाएगी लेकिन उस पर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करते हैं अगर अच्छे से ईमानदारी से, तो फिर जो दंपतियां हैं उन्हें पैसे और फंड नहीं देंगे। आज हम लोगों ने कुछ महीने पहले क्या देखा था, आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की जो घटना थी उससे पूरा देश हिल गया था, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। पता है कि ये हाँ इसने गलत किया है, उसे फांसी पे चढ़ाना चाहिए ना, तो कोर्ट पे तारीख दे करके उसे उलझा दिया गया है। ठीक 4-5 साल के बाद फिर उसे टिकट दे दिया जाएगा कि आओ हमारे पास इलेक्शन लड़ो। ऐसे बहुत से केस होते हैं दिन भर, आपको हर रोज ऐसे केसेस सुनने को मिलेगी जिसमें महिलाएं हिंसा के शिकार हुई हैं, उत्पीड़ना की शिकार हुई है ना। चलिए, समाज में जागरूकता फैलाना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। देखो बाबू,
अगर महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें समान अधिकार देना है, तो इनमें सरकार से सबसे ज़्यादा हमें अपने घरों में अपने आप को सुधारना होगा। हमें लड़कियों को ये नहीं बताना है, ये भी बताना है कि हाँ आपके संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, उसे चिपटना है। लेकिन लड़कों को भी ये बताना है कि हाँ भाई, जहाँ पे आप औरत को देखो, एक लड़की को देखो, ठीक है, तो उनका सम्मान करो, है ना। लेकिन हम लड़कियों को बोलते हैं भाई तुम टॉप में घूम रही हो, देख भाई वो तो वैसा कपड़ा पहन के, वैसा ड्रेसिंग सेंस है, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन लड़के को ये कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई, जो इंसान नॉर्मल कपड़े में भी है, आप उनकी भी इज्जत नहीं करते हो यार, उन पे भी कमेंट करते हो। तो घर में भी हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। और एक पीरियड होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन का क्लास होना चाहिए संस्कार का। हर स्कूल में, हर कोचिंग में इससे लेकर के क्लासेस चलवानी चाहिए संस्कार का। अपनी संस्कृति को पढ़ाना चाहिए, लोगों को कैसे सम्मान करना है ये बताना चाहिए। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाबू। आइए अगला देखते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग। देखिए बहुत से महिलाएं जो है महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, ठीक है, तो इन संगठनों को क्या करना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए, है ना। अब लेकिन महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आवाज़ ना उठाएं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से महिलाओं की वजह से पुरुष भी हिंसा का शिकार होते हैं। मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे पुरुष भी बहुत जगह पे शिकार होते हैं। तो महिलाओं को पुरुष के प्रति भी थोड़ी सी जो सोच है उनकी, उन्हें बदलना चाहिए। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं हमारे देश में, है ना। आइए निष्कर्ष देखते हैं, इस निबंध से हम लोग क्या सीखे हैं, क्या मैसेज देकर के गया है। तो नारी राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। जब महिलाएं सशक्त और शिक्षित होगी तो देश स्वतः ही प्रगति करेगी। नारी के योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसा कि कहा गया है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में नारी का योगदान सर्वोपरि है ना। अगर हम लोगों ने निबंध से सीखा है कि भाई अगर हमें अपने राष्ट्र निर्माण को मजबूत करना है, इसके नींव को, तो हमें महिलाओं को सशक्त करना होगा, इन्हें शिक्षित करना होगा, तभी हमारा देश जो है खुद ब खुद प्रगति की तरफ बढ़ेगा, है ना। नारी को हर जगह पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखे, इस निबंध से। अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसे मैं रीडिंग दे करके 5 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन हर वर्ड को समझाना भी ज़रूरी होता है ना। तो चलिए आज की निबंध को यहीं पर समाप्त करते हैं बाबू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।